महारैली न्याय के देवता गोलजू महाराज के मंदिर पर पहुंच चुकी है। इस समय गोलजू महाराज के मंदिर के परिसर में हम लोग हैं और पीछे हमारे देख सकते हैं, क्योंकि लगातार सरकारों से मांग करते हुए और न्याय के देवता गोलजू महाराज के द्वार और परिसर में ये रैली पहुंची हुई है। सरकारों से मिन्नतें की, अब गोलजू महाराज के पास आए हैं, शायद कुछ रास्ता निकल पाए और न्याय मिल पाए। मूल निवास तो नहीं मिल पाया, ना तो मिल पाया भू कानून, बातें जरूर हुई, ड्राफ्टिंग जरूर हुई। और हमारे पीछे ये परिसर की तस्वीरें हैं, ये गोलजू महाराज जी का मंदिर यहाँ पर है, जो अमूमन वो लोग जाते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता और जो कहीं ना कहीं भटक रहे होते हैं। ऐसे ही आप परिसर के बाहर अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महारैली की उन लोगों की है जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गोलजू महाराज को भजन के साथ यहाँ पर आ रखे हैं और एक न्याय की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परिसर, ये मंदिर सामने है। एक एक शेयर आप जरूर करिएगा जिससे जो ये तस्वीर है वो सब लोगों तक पहुंचे। ये गोलजू महाराज का ये परिसर की ये तस्वीरें हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से महारैली धीरे धीरे कदम, और यहीं से महारैली का समापन होगा और यहीं से कुछ बड़ी घोषणा जो आगे की रणनीति है वो क्या रहने वाली है, वो यहाँ से घोषणा व्यक्त करेंगे कि आगे क्या होगा। और यहाँ से दानपुर एक बड़े दूरस्थ क्षेत्र से हमारे युवा साथी यहाँ पर आए हैं और हम दिल्ली जैसी जगह में भी ये वहाँ पर मौजूद थे। और आज हल्द्वानी तो कुमाऊं में जो महारैली हुई, आज समापन उसका हो रहा है, गोलजू महाराज के द्वारा पहुंचे। क्या कहेंगे, अब न्याय क्या सिर्फ गोलजू महाराज ही दे सकते हैं या वो सरकारों से उम्मीद है कुछ? देखिए, जो हमारे गोलू देवता हैं वो अच्छों का न्याय करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है अंकिता जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए भी उसके माता पिता जो है हमारे गोलजू देवता, न्याय के देवता के पास पहुंचे थे। इससे पहले बागनाथ की नगरी, भगवान बागनाथ की नगरी में उत्तरायणी कौतिक के दिन भी युवाओं ने आवाज उठाई थी। और आज दानपुर से लेकर समस्त जोहार क्षेत्र, दानपुर क्षेत्र और मिलम जोहार जितने भी एरिया है, दूर दराज से यहाँ आज गोलजू देवता के मंदिर में आए हैं अपने टिक भेंट लेके और अपने जो है आवाज को यहाँ पर आगे उठा रहे हैं। हम सभी लोगों की इतनी बड़ी एकता कभी नहीं हुई है, क्योंकि लोग जो है सोर घाटी के अलग रहते हैं और दानपुर घाटी के अलग रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है कि जो है युवा, महिलाएं, बच्चे सभी एक हो रखे हैं। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड मांगे भू कानून, मूल निवास 1950। अच्छा, मैं आपसे उत्तरायणी की आपने बात की जी। उत्तरायणी में एक ट्वीट मैं देख रहा था जिसमें ये बोला गया कि राजनीति यहाँ पर हुई है और ये कुछ चुनिंदा युवा हैं जैसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं, बाकी तो धामी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप अमूमन ट्विटर चलाते होंगे तो कोई व्यक्ति थे, उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद भाजपा ने भी इस तरीके से वो ट्वीट किया था। उससे पहली भी रैली में इस तरीके की बातें हुई। तो क्या कहेंगे उत्तरायणी मेले को लेकर, जो आपने सरयू नदी में पर से बहाए थे और जो सारी नदी में बहाए थे? जी देखिए, उत्तरायणी एक ऐसा पर्व है बागेश्वर में जहाँ पर सभी राजनीतिक दल वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो अगर राजनीति थी तो वहाँ पर जिसने ये ट्वीट किया है तो उनका भी राजनीतिक दल था, तो तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? और बाद में जो है फेसबुक, व्हाट्सएप में ट्वीट करके यहाँ पर अपने आप को क्या जताना चाहते हैं वो, उन्होंने जो है सारे राजनीतिक दल हमारे वहाँ पर उपस्थित थे। और उत्तराखंड में एक ऐसा पर्व जहाँ पर उत्तरायणी में सभी राजनीतिक दल वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, तो उस दिन आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? युवा जो भूखे प्यासे हैं, सुबह से किसी ने खाना नहीं खाया है, तो उनको क्या फटी पड़ी है इतने ठंड के मौसम में इस तरीके की आवाज उठाने का और अपने न्याय के देवता के पास पहुँचने का? जी बिल्कुल, दानपुर से हैं और दूरस्थ क्षेत्र है, और जैसे इन्होंने बात की कि ऐसा मंजर पहली बार आ रहा है कि दानपुर जैसी जगहों से भी लोग आए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम जिला देहरादून ऋषिकेश से ऋषिकेश आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ऋषिकेश से यहाँ पहुंचे, दूरस्थ क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हैं, और ये बताया कि किस तरीके से मूल निवास देहरादून में भी हमने एक रैली देखी थी, अब यहाँ पर क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, हम पहले धन्यवाद आपके चैनल को। हम लोग तो बहुत पहले से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन क्या है, दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि हमने जो आंदोलन लड़ा था 94-95 से, और राज्य बनने के बाद हम आज भी आंदोलन लड़ रहे हैं। और इन आंदोलनों को लड़ने के लिए तो हमने चाहा था कि हमें ये परेशानी न हो, उत्तराखंड बने। अब बना तो जब हमारे अपने लोग कुर्सियों पर बैठे तो इन्होंने और भी ज्यादा हमको गुमराह कर दिया है। जो हमारे पहले से चीज लागू थी, हम मांग थोड़ी रहे किसी से, हमारे ये तो प्राकृतिक अधिकार थे, ये हमारे प्राकृतिक अधिकार थे। मूल निवास, भू कानून, परिसीमन, ये हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं। ये ऐसा नहीं है कि कृत्रिम हो। तो हम लोग आज के नहीं हैं, लेकिन मूल निवास में क्या करा इन्होंने, अपने लोगों के लिए छांट गांठ करके यहाँ नौकरियों में देना, बिजनेस में देना, ठेके में देना, ताकि इससे सहूलियत हो जाए।
तो सबको इन्होंने अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया अस्थायी। तो हम भी जो वर्षों पुराने थे हम भी कल के आए हुए होंगे, और जो कल आए वो भी वर्षों पुराने हो गए। हम पुराने उनका विरोध नहीं करते। मैं अपने से कहता हूँ हम किसी का विरोध नहीं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं ना, हम किसी का विरोध मतलब हक थोड़ी छीन रहे। हमारा जो हक है उसको बरकरार रखा जाए, उससे छेड़छाड़ न की जाए। और खास करके मूल होने के बाद अभी हमारा अगर ये असर हो रहा तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हम तो कहीं के नहीं रहे ना, फिर न हम पहाड़ के रहे, न मैदान के रहे, न हम कहीं के रहे। तो ये स्थिति आने वाले, मैं शुक्रगुजार हूँ इन नौजवानों का जिनको ये चेतना जाग रही है। और हम बहुत पहले समय से हम इसको लिखते रहे हैं, इसकी हम बराबर मांग करते रहे। आज आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि समय पर चेते, ताकि हमारे बच्चे किसी कुदर्भ से बचें, किसी अन्यत्र उसमें जाने से बचें, और इनको सही रास्ता दिलाने का काम सरकार। गोलजू महाराज न्याय के देवता बोले जाते हैं। न्याय अमूमन जो लोग हैं वो न्याय के लिए जब भटकते हैं और जब त्रस्त हो जाते हैं तो न्याय के देवता गोलजू महाराज के पास आते हैं। आप भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और उम्मीदें क्या हैं? अब महाराज तो न्याय करते ही हैं, क्या लगता है इस बार न्याय मूल निवास भूकानून और उत्तराखंड? हमारे उत्तराखंड में कण कण में गोलजू देवता जैसे देवता हैं हमारे, ठीक है। वो लोग भूल रहे हैं जो इनको नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर इनका श्राप एक दिन ऐसा पड़ेगा, कहीं का नहीं रहेगा। और कुछ के सामने ये चीज स्थिति पैदा हो भी गई है कि जिन्होंने अपने घमंड को बहुत तगड़ा माना वो आज कोई कुत्ता तक पूछने को राजी नहीं है। तो ऐसे ही हमारे जो नौजवान जो युवा हैं, एक तो मैं इनको कहूंगा कि बिकना बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल, किसी ने लालच दिया आप उसी में ठप हो जाते हो। उससे क्या होता है कि हमारी मूलभूत जो चीजें हैं वो हम खत्म कर देते हैं वहाँ पे, और आगे उसको लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी गुजारिश है अपने नौजवानों से कि आप आए, अपनी कीमत समझें और अपनी अहमियत समझें। सबसे बड़ी बात यह, हम मांगने वाले ना हो, हम देने वाले बने ना। जब हमने उत्तराखंड लिया तो हमने ऐसा नहीं लिया है, 42 शहादतें हुई, हमारे साथ क्या क्या कुठाराघात किए गए वो हमको पता है। नौजवानों को पता नहीं है, बहुत सारे बच्चों को, लेकिन वो आसानी से बिक रहे हैं, वोट के टाइम पे बिक जाते हैं। आप देखिए कि कौन आपका भला करता है, उसकी जांच पड़ताल करिए। बहुत 5 साल का टाइम मिलता है, उसके बाद भी हम अगर अपना प्रतिनिधित्व सही नहीं चुनेंगे तो हम ऐसे सड़कों पे रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ पीयूष जोशी हैं और छोटा पैकेट बड़ा धमाका मैं इन्हें कहूंगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हल्द्वानी तो पूरा अच्छी तरह, कुमाऊं तो पूरा अच्छा तरीके से जानता होगा, क्योंकि इस भाई ने ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसलिए कहता हूँ कि ऐसे बड़े बड़े कार्य कर दिए हैं जो लगता है इन्हें देख के, जब मैं पहली बार ऐसा लगता नहीं था, ये मेरा भी आकलन गलत हो गया कि ये छोटे पैकेट में बड़े धमाके हैं। तो जोशी जी, आज तो गोलजू महाराज के पास आना पड़ा, बड़ी लीगल लड़ाई लड़ते हैं आप, तो बड़े बड़े मामले मामून देख पढ़ता रहता हूँ आपको, लीगली जाते हैं, और एक युवा जो होना चाहिए, जो मुद्दों पे बात करे, जो फैक्ट्स पे बात करे, वो आप करते हैं। ये जो मूल निवास है, जो भू कानून है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, संविधान जो हमारा कहता है, संविधान जब बना था तो हमारे पास 4 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियों में जो चौथी अनुसूची थी, मतलब उस टाइम 4 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड था, तो ये 4 पार्ट्स में, चौथे पार्ट्स में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को रखा गया था, जिसमें आसाम, नागालैंड, मिजोरम, ये सभी राज्य थे। आर्टिकल 371 स्पेशली इंक्लूड किया गया था। अभी उसमें 371 जे तक है, जिसमें हिमाचल के भू कानून और मूल निवास की बात की जाती है। इन राज्यों को उनकी पर्वतीय अस्मिता बचाने के लिए स्पेसिफिकली जो है राइट्स दिए गए थे। तो हमारी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से ये मांग है, स्पेसिफिकली केंद्र सरकार से, कि संविधान में आर्टिकल 371 में संशोधन करे और 371 के लाए। 371 के लाकर जो है उत्तराखंड के मूल निवासी है उनको उनके जमीन, जल, जंगल, जमीन पर अधिकार मिलेगा। आज आप देखिए, नागालैंड में आपको लकड़ी काटने का अधिकार है। मैं भवाली रहता था, तो हम जब जंगल में लकड़ी काटने जाते थे तो रेंजर आता था, हमारी मम्मियों के दरातियों को लेके जमा कर लेता था। तो ये इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून नहीं है। उसके अलावा एक फॉरेस्ट राइट एक्ट होता है, तो वो भी उत्तराखंड में जो पर्वतीय राज्य है उसमें पर्वतीय क्षेत्रों को नहीं है। आप देखिए, चक्राता में स्पेसिफिकली भू कानून लागू है। चक्राता में कोई बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, तो क्या उत्तराखंड में ये चीजें नहीं हो सकती? 2013 की मैं बात बताना चाहूंगा, न्यायालय का एक निर्णय आता, सुधांशु धूलिया की जो एकल पीठ थी उसने निर्णय दिया था 2013 में। उन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड के अंदर जो ये मूल निवास और भू कानून की बात की जा रही है, जो 1950 से रह रहे हैं उनको मूल निवासी माना जाएगा। तो आज सरकार
जो राज्य जब कोर्ट कह रहा है, कोर्ट की बातों को भी जो है दरकिनार करके 2017 में जो है एक संशोधन लाया गया। उस संशोधन के बाद जो है मूल निवास को जो है मतलब जो भूमि खरीद की वो थी त्रिवेंद्र रावत सरकार ने बढ़ा दी। तो आज देखिए जमीनें धड़ाधड़ बिक रही हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड उत्तराखंड का देखिए, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे कहते हैं। तो जब वहाँ पे बात आती है तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, मगर जब उत्तराखंड की जमीनों की बात होती है तो आप कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई। देखिए सारे मुसलमान हमारे भाई है, मगर जो बांग्लादेश पाकिस्तान से आके यहाँ कई बस्तियों में बस चुके हैं, क्या उनको भी मूल निवास और ये जो 15 साल यहाँ रह रहे हैं और स्थायी निवास दे रहे हैं? नर्सिंग में 1170 लोगों की भर्ती हुई थी, उसमें से 957 लोग जो है वो राजस्थान के थे, और उनका राजस्थान से होने के बाद उन्होंने 15 साल रह के मूल निवास का स्थायी प्रमाण पत्र उन्होंने बना दिया। वो कैसे? बैंक में खाता खुला के। तो मेरा यही कहना है कि सरकार फेल हो चुकी है, इसीलिए गुलजू न्याय के दरबार में हमने पहले CBI जांच के लिए लगाई थी, आज हम मूल निवास को लेके आए हैं। हमें पूरा विश्वास है गोलजू देरी से सुनते हैं, मगर सुनते जरूर है। और गोलजू जब सुनते हैं तो जो भ्रष्टाचारी है, जो अन्याय करने वाला है, ऐसी मान्यता रही है, वो जब सुनते हैं तो उनका नाश होता है, उनके पूरे पुस्तों का नाश होता है। तो इसलिए मैं सरकार और जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, कल मैं देख रहा था एक कलाकार है कोई महारा करके, वो महारा क्या कहती है कि उत्तराखंड में मूल निवास की मांग वो कर रहे हैं जो उत्तराखंड की नहीं है, जो उग्रवादी है। सुन ले महारा, अगर उत्तराखंड में दिख गई तो यही जूते से तेरे मुंह में मारेंगे उत्तराखंडी। तो जो ये उत्तराखंड में सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स भी बना दिए हैं, वो भी राजनीतिक दलों के दल्ले हो चुके हैं, वो दलाली खा रहे हैं। और वो दलालों को कान खोल के हम ये कहना चाहते हैं, आगे से अगर हल्द्वानी में कोई कार्यक्रम हुआ तो काले झंडे और जूते चप्पल खाने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, चाहे वो करण मेहरा हो जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो, या फिर वो बीजेपी का जो भट्ट है वो हो। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो ऐसे गलत बयानबाजी कर रहे हैं उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए। वो सबके नाम हम नोट करके रख रहे हैं, और जिस टाइम हमसे वोट मांगने 2024 में आएंगे, उनको जूतों की माला पहना के हम स्वागत करने का काम करेंगे। ये देखिए, ये मैं इसलिए इन्हें कह रहा था छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जब युवाओं के पास अपने फैक्ट्स होते हैं, युवाओं के पास सारे डिसीजन और कोर्ट ने जो बात कही है वो होते हैं, तो ये लीगली लड़ाई बड़ी आसान हो जाती है। सवाल ये है मूल निवास को लेकर, मैं फिर से बताना चाहूंगा 1950 और राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति ये घोषणा करते हैं जो 1950 में जहां पर है वो वहीं का मूल निवासी कहलाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात हुई थी इसको लेकर। इसको बड़ा 1985 किया गया, उसके 2000 की बात की गई, कई बार इसमें संशोधन किया गया। 1985 की बात की, उसका 2000 में जो आया जब से प्रदेश बना तब की बात की, पर संशोधन होते हुए आया है और आज भी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पाई है। इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए ऐसा है, सिटीजनशिप हमारे भारत में एकल नागरिकता है, सिटीजनशिप एक ही है। तो सिटीजनशिप में नागरिकता किनको मिलेगी, उसमें 5 प्रावधान वर्णित है। बाय बर्थ, जन्म से, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, और तो ये जो 5 चीजें हैं, इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट करके सरकार ने हाल ही में जो बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान में जो प्रताड़ित हो रही थी माइनॉरिटीज और जो पहले मूव हो गए थे 2015 से पहले, उनको जो है सिटीजनशिप का राइट दिया। मगर मूल निवास की जो बात होती है, मूल निवास किसी भी एक जगह का एक ही आदमी हो सकता है जो पहले से एक जगह पे रह रहा हो। आज यहाँ पे देखिए भोटिया समुदाय है, और पहाड़ी एरिया में जाइए तो हमारे जो पहाड़ी जोशी है, भट्ट है, ये जो समुदाय है उत्तराखंड के मूल लोग हैं। आप आज देखिए सारी जुडिशरी में राय आ गया है, कोई छत्तीसगढ़ का मीणा आ गया है, कोई कहीं का आ गया है। मगर आप यूके-पीसीएस में भी आप देख लीजिए, सारी जगह जो बाहर के लोगों का आने का कारण है, वो क्या कारण है कि मूल निवास लागू नहीं है। और जो आपने भ्रम की बात कही, भ्रम कहीं नहीं है। जो उत्तराखंड में सुधांशु धूलिया की एकल पीढ़ ने साफ किया था, जो 1950 के बाद भारत में रह रहा था वो मूल निवासी कहलाएगा। जो 1950 के बाद आएगा वो स्थायी निवासी भले हो सकता है। और एक और बात बताता हूँ, हमारे वहाँ ग्रुप सी की भर्तियों में पहले केवल और केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों का अधिकार था, मगर आप क्या कर दिया, जैसे यूके-पीसीएस को दी, 8 लोग यूके-SSC के लोग जो है वो डायरेक्ट सेलेक्ट हो गए, और यूके-SSC के लोग क्या बन गए, यूके-SSC के जरिए जो है उत्तराखंड की ग्रुप सी की भर्तियों में आ गए। धीरे धीरे ये 10th 12th का सर्टिफिकेट कंपलसरी था वो हटा देंगे। तो कुल मिला के उत्तराखंड के लोगों का अधिकार जो है उस पे जो है डाका डालने का काम हो रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इससे बात होनी होगी। और भी देहरादून से हमारे साथी जो हैं
जो देहरादून रैली में भी थे और यहाँ पर क्या कहेंगे, आज गोलजू महाराज के द्वार पर आए हैं। महारैली यही समापन होना है इस महारैली का। इससे पहले भी देहरादून में जो तस्वीरें थी, हल्द्वानी ने फिर से इतिहास रच दिया है। देहरादून के बाद बड़ी संख्या में लोग आए और लोगों ने अपना आक्रोश यहाँ जताया है कि सच में जो मांग है वो कितनी ज़रूरत है लोगों को, और युवाओं का सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना ये दिखाता है कि युवाओं के अंदर ये मांग है। पर इसको लेकर राजनीति की ओर भी जाते हैं, राजनीति इसे कहीं और रुख लेती है, वो इसे एक पार्टी विशेष का बता देती है, कभी ये अलग एक संज्ञा दे दी जाती है उन लोगों को जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत निराशाजनक है कि भाजपा जिनकी सरकार है राज्य में, वो मूल निवासी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो सड़कों पे मांग कर रहे हैं, बहुत अहिंसात्मक रूप से कर रहे हैं, उनको सीधा माओवादी और वामपंथ से जोड़ देना, मतलब ये एक तरह से अपमान है यहाँ के मूल निवासियों का। हम सरकार को सीधे शब्द में चेताना चाहते हैं कि मूल निवासियों की बात सुनी जाए, वो अपने हक मांग रहे हैं, आप नियम संगत विधानसभा में ये कानून लाएं और मूल निवास और भू कानून की मांग को पूरा करें। आगे क्या होने वाला है? आप लोग तो लगातार पहाड़ी स्वाभिमान सेना और ये लड़ाई लड़ रही है स्वाभिमान की, बस स्वाभिमान जब जब आता है तो उसके साथ साथ कई क्वेश्चंस खड़े कर देता है। अभी एक बड़ी अपडेट मैं देना चाहूँगा, अंकिता भंडारी की जो माता जी हैं वो आईसीयू में एडमिट है पौड़ी अस्पताल में, ये बड़ी अपडेट है। और मैं आपको बता दूं वो त्रस्त हैं न्याय न मिलने से, उन्होंने गुहार लगाई है सरकार को, और पौड़ी के अस्पताल में वो आईसीयू में एडमिट है, ऐसी मुझे खबर मिली है, कुछ वीडियोस वहां से मुझे आए हैं। ये बड़ा हृदय विदारक है कि जिस तरीके से गोलजू महाराज के पास हम आए हैं, अंकिता भंडारी सबसे बड़ा रहा, उस समय स्वाभिमान लोगों का जागा, लोग सड़कों पर आए, वही मैं देखता हूँ, वो तस्वीरें कम होने लगी, वो संख्याएं कम होने लगी, आवाजें कम होने लगी। ये उत्तराखंड का दस्तूर रहा है, इसको लेकर क्या लगता है आपको? हमको ये लग रहा है कि सरकारें जो निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं, जैसे अंकिता भंडारी का केस भी हुआ, तो उसमें भी अभी आशुतोष नेगी जो उनको सबसे आगे भूमिका में लड़ रहे हैं उस केस को, उनको भी SC/ST केस के तहत फंसाया जा रहा है, उनकी वाइफ का ट्रांसफर पिथौरागढ़ कर दिया गया। इसके अलावा जो इस केस के मुख्य वकील हैं, सुनने में आया है कि उनकी बहन का भी ट्रांसफर अब कहीं उत्तरकाशी भेज दिया गया है उनको। तो इस तरह से जो आवाज़ें दबाई जा रही हैं सरकार द्वारा, वो सही नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, मुझे ऐसा लगता है। क्या कहेंगे, आज उनके लिए भी आप गुहार लगाएंगे क्या? न्याय के देवता हैं, वैसे तो हर जगह जा ही रहे हैं। हम गोलजू न्याय के देवता के मंदिर में प्रांगण में खड़े हैं और हम बोल रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और उत्तराखंड के मूल निवासी को उनके हक, मूल निवास और भू कानून का अधिकार मिले। बिल्कुल, ये हाँ, आप कुछ बोलें। अभी हम लोग हल्द्वानी में उपस्थित है और हम लोगों ने जो रैली की है वो यहाँ पे समापन कर रहे हैं हम। इसके बाद अगला जो रहेगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम धारी देवी से स्टार्ट करें, मंदिर से स्टार्ट करें, उसके बाद उसको श्रीनगर तक लेके जाए। ये पूरी कोशिश की जाएगी। अपने हक, अधिकार हम लोग को चाहिए, ये हम लोगों का मूल रूप से अधिकार है ना। हर क्षेत्र के लोग अपने अपने राज्यों में मूल निवासी है, तो हम क्यों नहीं है? ये चीजें हमें चाहिए, इसके लिए हम सशक्त लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक जा सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे वहां तक लड़ने की। बिल्कुल, वहां तक कोशिश करेंगे जहां तक जा सकते हैं। और बडोनी जी यहाँ पर हैं, और ये जो प्रश्न चिन्ह उठता है कब और अब गोलजू महाराज के द्वार में, बडोनी जी हैं लोकायुक्त, और बड़ा नाम है इस प्रदेश के लिए, एक बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। वैसे ही युवा जो है, अब इनमें युवाओं ने ठानी है, और आप देख सकते हैं कि युवाओं ने एकत्रित होकर दिखाया है कि अब ये मांग आगे वो बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो हम आपके उत्तराखंड हलचल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा ये कहना है उत्तराखंड की जनता से कि जो सोए लोग हैं हमारे, उनको जागना चाहिए। उत्तराखंड जो लूटने में लगे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए, पूरा पहाड़ बेच के खा गए लोग, लेकिन कौन है बिकवाने वाले? हमारे लोग, हमारे नेता हैं। ऐसे नेताओं को चिन्हित करना पड़ेगा हमारे को, जो हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब तक हम लोग इनको पहचानेंगे नहीं, तब तक हम लोग इस तरीके से लूटते रहेंगे। कांग्रेस भाजपा के चक्कर में मत पड़िए और अब उत्तराखंड को बचाने के लिए एकत्र होइए और अच्छे लोगों को वोट दीजिए। ऐसे गलत लोगों को वोट देकर उत्तराखंड का बेड़ा गर्क मत कीजिए, इसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। हम अंतिम क्षण तक उत्तराखंड के लिए लड़े हैं और लड़ेंगे। बिल्कुल, अंतिम क्षण लड़ेंगे। बॉबी परमार यहाँ पर है और युवाओं की अगुवाई में, और बड़ी संख्या युवाओं की मैंने ये देखी है। परमार साहब, वैसे तो परिचय और ये तो आप मोहताज है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए युवाओं की, उसमें एक बड़ी संख्या आप देख रहे हैं हल्द्वानी में। गोलजू महाराज जो न्याय के देवता बोले जाते हैं, उनके द्वार में आप लोग पहुंचे हुए हैं।
एक लड़ाई वहां पर भी है जो एकता विहार में लड़ी जा रही है और 1 वर्ष होने को आ रहा है अब। वो ना वहां पर न्याय मिल पाया, ना मूल निवासी के लिए यहाँ पर न्याय मिल पाया, ना भू कानून के लिए न्याय मिल पाया। क्या कहेंगे? युवा भी त्रस्त है, जनता भी त्रस्त है और हर एक वर्ग जो है वो त्रस्त है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रदेश के अंदर जो वर्तमान में ये हालात पैदा हुए हैं, हमारे लोगों को प्रदेश विरोधी जो ताकतें हैं उनको पहचानना पड़ेगा। वो प्रदेश विरोधी ताकतें अधिकारियों के रूप में हो सकती है, वो प्रदेश विरोधी ताकतें राजनेताओं के रूप में हो सकती है, वो प्रदेश विरोधी ताकतें राजनीतिक दलों के रूप में हो सकती है। उन प्रदेश विरोधी ताकतों को पहचानने की जरूरत है। और वो प्रदेश विरोधी ताकतें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उनका जो बयान आया है, उन्होंने जो कहा है कि आंदोलन में जो लोग हैं वो माओवादी है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या उनके कथन अनुसार जो उत्तराखंड आंदोलन में भी लोग थे, क्या वो भी माओवादी थे? ये सरासर हमारे शहीदों का अपमान है, ये सरासर हमारे आंदोलनकारियों का अपमान है। आज का नौजवान, आज के उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अपने रोजगार के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, मूल निवास के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और आप इस प्रकार के बयान दे रहे हो तो ये शोभा नहीं देते। मैं इस बयान का पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और ये बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और समय समय पर प्रदेश विरोधी ताकतों के चेहरे बेनकाब होते रहे हैं। वो इस प्रकार से हुए हैं कि कई सांसदों ने, विधायकों ने ये बयानबाजी कई बार की है कि बंगाल से आने वाले लोगों को जनजाति का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल। किस अधिकार के तहत बंगाल से आए लोगों को जनजाति का दर्जा देना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये मांग करते हैं कि उत्तराखंड भूभाग के अंदर बसे हुए जो मूल निवासी है, वो कहीं का भी हो, उस व्यक्ति को जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारी ये मांग है। और मैं ये भी कहता हूँ कि हमें भू कानून हिमाचल की तर्ज पर नहीं, उत्तराखंड भूभाग के अंदर ही चक्राता में लगा जो भू कानून है, जहाँ पर बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, बाहरी व्यक्ति कोई और कार्य नहीं कर सकता है, तो ऐसा ही कानून हमारे संपूर्ण उत्तराखंड में लगना चाहिए, जहाँ पर उत्तराखंडियों को केवल छूट हो यहाँ के संसाधनों पर अपने अधिकार जमाने की, यहाँ के संसाधनों पर रोजगार करने की। आज देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से माँ यमुना, माँ गंगा के को खनन के रूप में उन्हें खोखला किया जा रहा है, खोदा जा रहा है, तो सारे खनन माफिया यहाँ के नहीं है, सारे बाहर के हैं। हमारे प्रदेश सरकारों ने सारे संस्थान प्राइवेट हाथों में दे दिया है। सारी नौकरियां जो आउटसोर्स के जरिए लग रही है, वहां पर यह देखा जा रहा है कि सारी जहां की कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, अगर कंपनी हरियाणा की है या नोएडा की है या गुजरात की है, तो वहीं के लोग उस आउटसोर्स के माध्यम से उसमें नौकरी लग रहे हैं। जिन आंदोलनकारियों ने इस प्रदेश के लिए शहादतें दी थी, जिन आंदोलनकारियों ने गोलियां खाई थी, जेल गए थे, डंडे खाए थे, उनके बच्चों के लिए जो मूल निवास की बात हो रही है कि सरकारी नौकरी जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां हैं, उनमें केवल और केवल मूल निवास के आधार पर ही नौकरी देनी चाहिए। वहां हमारी सरकारों ने स्थायी निवास लाकर उनके सारे रास्ते खोल दिए हैं। स्थायी निवास बनाकर प्रदेश से बाहरी व्यक्ति जो चाहे गुजरात से आ रहा हो, बंगाल से आ रहा हो, बिहार से आ रहा हो, और वो 4-5 साल में स्थायी निवास बना ले रहा है और हमारे उन युवाओं के रोजगार पर डाका डाल रहा है जिनको ये अधिकार मिलना चाहिए था। तो ये तमाम लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है। हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से तमाम रैलियां, चाहे देहरादून में हो, दिल्ली में हो या उत्तराखंड के छोटे छोटे कस्बों में इस प्रकार की रैलियां हो, इन रैलियों के माध्यम से हमारे लोगों में जागरूकता आ रही है। और कहीं ना कहीं एक दिन, जिस दिन हमारे लोग अपने प्रदेश विरोधी ताकतों को पहचानने लग जाएंगे, उस दिन ये लड़ाई आसान हो जाएगी और हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। एक सवाल आखिरी करूंगा, आपने कहा कि माओवादी बोला गया, ये तो आपके साथ भी हुआ, आपके साथ अलालछन लगेगा, एक पार्टी का ये बोला गया उस पार्टी के लिए काम कर रहा है। कई बार कहीं व्हाट्सएप और मैं फेसबुक, सोशल मीडिया में ये देखा कि किस तरीके से आप पे आरोप लगे। सवाल वही है कि जब आंदोलन कोई उठता है तो इसमें भी आरोप लगने वाजिब है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। और आपकी ये लड़ाई 1 वर्ष की ओर जा रही है और एक बड़ी घोषणा और बड़ी आप प्रेस भी करने वाले हैं इस विषय के ऊपर, पर ये आरोप जो लग रहे हैं ये किस रूप में लेने चाहिए? क्योंकि अभी जनता हो सकती है इसे सुनकर थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाए, तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो आरोप कौन लगा रहा है? सत्ताधारी दल, उनके लोग या उनके द्वारा जो पोषित लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा, जो सत्ताधारी पार्टी, जिनके प्रदेश अध्यक्ष सबसे बड़े जो व्यक्ति है प्रदेश के अंदर, वो अगर आंदोलनकारियों और शहीदों को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कि माओवादी है, तो बेरोजगारों के आंदोलन के लिए या किसी और आंदोलन के लिए तो आसानी से वो कुछ भी कह देंगे। उन्होंने कहा था, जब देहरादून में बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को कश्मीर बना दिया है। अब कश्मीर बनाने वाले कौन है, इन लोगों को पहचानना पड़ेगा।
जहां बात मूल निवासियों की और उत्तराखंडियों की होनी चाहिए, वहां वो कह रहे हैं कि ये लोग माओवादी है। जहां उत्तराखंडियों की बात होनी चाहिए, वहां कह रहे हैं कि बंगाल से आए हुए लोगों को जनजाति का दर्जा दिया जाए। तो ऐसे लोगों को पहचान करनी पड़ेगी, तब इस लड़ाई में हम सफल हो पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप सत्ता दल या विपक्ष पर लगते रहते हैं, या आपने कहा कि आप पे भी आरोप कई बार लगे कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी तो सीधी लड़ाई है कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाइए, और उस भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच वहां से शुरू करिए जब कांग्रेस के कार्यकाल में 2015 दरोगा भर्ती शुरू हुई थी। तो हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल की भर्तियों की जांच करवाइए, भाजपा के कार्यकाल की भर्ती जांच करवाइए। जो अधिकारी जो नेता उससे संलिप्त होगा वो जरूर सलाखों के पीछे जाएगा। हमारी ये मांग है। बिल्कुल, ये बाबुल पवार का कहना है कि इनकी ये मांग है। और तमाम लोग हैं, राजेंद्र रावत जी आए हैं दिल्ली से, प्रवासी हैं हमारे, और भाई लगातार इस आंदोलन में दिल्ली से लेकर देहरादून हो, क्या कहेंगे? आज गोलजू महाराज के द्वार पर हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार कहना चाहता हूँ, और थोड़ा सा आवाज बैठ गई है। कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ। हाँ, गोलजू महाराज इसका न्याय करेंगे, और मुझे लगता है कि इस जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हमें सामाजिक आंदोलन की तरह मोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस डिबेट के माध्यम से सारे लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि इस जन आंदोलन को, इस सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक मोड़ न दिया जाए, क्योंकि हम जो लोग हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी तरह हजारों भाई मित्र यहाँ पे हैं जो किसी राजनीतिक संगठन से नहीं आते हैं, वो एक समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए समाज के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसको कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तरफ से राजनीतिक मोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि हर पार्ट में आपने देखा होगा कि देहरादून में बहुत अधिक मात्रा में भीड़ थी, उसके बाद आप दिल्ली में भी आए थे, वहाँ पे भी थोड़े से बहुत कम हो गए थे। आज भी काफ़ी लोग आए हैं, बट जो लोग आए हैं वो अस्थायी लोग, मतलब जो यहाँ के लोकल लोग हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत कम है, क्योंकि ये दिल्ली, देहरादून और अन्य जगह क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अगर यहाँ के लोगों के अंदर एक्टिविटी या जागरूकता होती, और जो सामाजिक संगठन जो यहाँ पे इस तरीके से कह रहे थे कि हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, अगर वो असल में सामाजिक की लड़ाई के हित पे लड़ाई पे आते, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोकल क्षेत्र के जो लोग हैं वो आज बहुत अधिक मात्रा में आते। लेकिन फिर भी मैं ये अभी भी इस पर सुधार किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि सामाजिक लड़ाई को जो है समाज के हित पे लड़ना चाहिए, और सामाजिक हित के रूप में ही इस लड़ाई को आगे लेकर जाना चाहिए था। हमारा जो राज्य आंदोलन का जो लड़ाई रहा है, खैर हम तो बच्चे हैं, लेकिन मेरा राजनीतिक आंदोलन परिवार से मेरा ताल्लुक रहा है, तो मुझे हर बार इस सीख मिलती है कि उस राज्य के आंदोलन को हमने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ को ढाया था, शहर की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र पे नहीं। तो इस राज्य की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें पुनः एक बार ग्रामीण क्षेत्र से ही इस लड़ाई को लड़ना होगा, और शहर की तरफ इस आग को ढाना होगा, तब जाकर के ये कानून पास हो सकता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये कानून इसलिए हमें जरूरी है कि मूल निवास जो है वो हमारी एक घर की नींव है। जब तक हमारी घर की नींव मजबूत नहीं होएगी, हमें घर मजबूत करके नहीं मिल सकता। और जो हमारा मूल निवास है वो हमारा घर का जो है छत है, जिस छत की जो चार दीवारी होती है उस पे जो कीड़े होते हैं उनको रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए छत बनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से भू कानून और मूल निवास हमारे प्रदेश के अंदर लागू होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके भविष्य के लिए ये बहुत ही सुधार और मजबूत स्तर पर उनको ले जाने के लिए बनेगा। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया रावत जी। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं गोलजू महाराज जी का जो परिसर है, और न्याय की मांग को लेकर एक उम्मीद के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। महारैली का समापन यहाँ पर हुआ है, और अभी ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। पर यहाँ हल्द्वानी की जनता और जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसी उम्मीद के साथ शायद मूल निवास और भू कानून जो है जल्द लागू हो, और एक जो लड़ाई जो चल रही है उसमें जीत मिल सके। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे कि आगे क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।